अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं जी। लेक्चर नंबर 19। एक्चुअली ऑर्डर प्रोसेसिंग से पहले जो काम क्लोज़ किया हमने, उसमें आपको मैंने अकाउंट्स के स्टैट्स, ईबे में जितने भी स्टैट्स हैं वो सारे मैंने आपको गाइड किया कि हमने किस तरह से कंट्रोल करने हैं। जो लेक्चर नंबर 18 है उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसी से रिलेट करता है। और आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली ऑर्डर प्रोसेसिंग से पहले इसलिए रखा है कि चूँकि आप एक सेलिंग फेज़ में आप लोग जो है ना सेल्स ले रहे हैं, तो सेल्स लेने के लिए आपको कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्निकल हैं, वो आपको जो है ना गाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लेक्चर है ये बेसिकली फ़ास्ट सेल्स ऑब्टेन करने के लिए मैंने प्रिपेयर किया कि आपको इसमें अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी कि सेल्स आपने किस तरह से अपनी इम्प्रूव करनी है। तो सबसे पहली चीज़ ये है जी, दो थ्योरीज़ जो है ना यहाँ पे मिक्स की जाती हैं इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और ईबे से रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उसके ऊपर दो थ्योरीज़ जो है ना वो डिस्कस की जाती हैं। एक है जी आपकी ऑप्टिमाइजेशन और सेकंड है आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये दोनों चीज़ें आपकी पैरेलल में साथ में चलेंगी, इन लाइन चलेंगी, मतलब कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, तो आप अच्छी सेल्स ले सकेंगे। अदरवाइज़ इनमें से कोई एक चीज़ भी आपकी डिस्टर्ब होगी तो आपके लिए आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ऑप्टिमाइजेशन जो है ना जी, ऑप्टिमाइजेशन के ये जो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपके ईबे के जो किसी भी लिस्टिंग के 4 एरियाज़ हैं, 4 एरियाज़ को आपने कोशिश करना है कि ऑप्टिमाइज करके प्रेजेंट करें ताकि आपकी जो लिस्टिंग है वो ईबे के एल्गोरिदम्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सके। तो इसमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन है जी। इमेज ऑप्टिमाइजेशन ये जो आपको किसी भी लिस्टिंग के अंदर ये इमेजेस जो आपको शो होती हैं ये ऑप्टिमाइज़ करके आपने लगानी है। ये जो आपको 4 यहाँ पे सेक्शन नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर 4 वीडियोज़ हैं, मेरी 4 वीडियोज़ आनी है जो इन डिटेल आएंगी इस लेक्चर के अंदर। अगर मैं इनको इन डिटेल बताना शुरू करूँ तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो इन डिटेल जो वीडियोज़ आएंगी उसमें आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे आपने करनी है, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन आपने कैसे करनी है, स्पेसिफिकेशंस को कैसे आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, डिस्क्रिप्शन को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, ये मैं उन सेपरेट वीडियोज़ के अंदर आपको टैग भी कर दूंगा, ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कर दूंगा। आप लोग जो है ना इसको 1 बाय 1 जो है ना वहाँ से देख सकते हैं। इमेज के बाद होता है जी आपका टाइटल ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल आपने कोशिश ये करनी है कि आपका ऑप्टिमाइज्ड हो, उसमें कोई भी आपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ऐसी कमी नहीं छोड़नी जिसकी वजह से जो है अगर कोई टाइटल बेस्ड सर्चिंग करे तो आपकी प्रोडक्ट रिजल्ट्स में ना आए। तो आपने टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करना है। उसके बाद जो है आपका स्पेसिफिकेशन ऑप्टिमाइजेशन है जी। जो आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं, स्पेसिफिकेशंस यहाँ से स्टार्ट होती हैं टाइटल से नीचे, ये सारी की सारी ये आपकी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। तो स्पेसिफिकेशन जो ऑप्टिमाइजेशन की बात है वो ये सिर्फ इतनी है कि जितनी भी फील्ड्स आपको प्रेजेंट की जा रही हैं, ये कैटेगरी जो भी आपकी आइटम की कैटेगरी है उसकी बेस पे ये आपको रिकमेंड की जा रही है। तो कोशिश करें कि ये सारी फील्ड आपकी इसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ये आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो आपकी स्पेसिफिकेशन जो है ये ऑप्टिमाइज्ड हो जाएंगी। यहाँ पे जब आप लिस्टिंग्स में देखते हैं ना तो यहाँ आपको जो 5 रिकमेंडेड और यहाँ पे आपको 4 रिकमेंडेड, इसका मतलब यही होता है कि ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। 4 ऐसी जो है ना इंपॉर्टेंट फील्ड्स ऐसी हैं जिनके अंदर आपने कोई डाटा फिल नहीं किया, इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी सेल्स लेना चाहते हैं तो आपको ये जो रिकमेंडेशन के अंदर 4 फील्ड्स आ रही हैं वो यही वाली फील्ड्स हैं, जैसा कि इसकी 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें 5 फील्ड्स जो है वो आपने फिल ही नहीं की। तो रिकमेंड ईबे आपको करेगा कि 5 फील्ड्स को आप लाजमी तौर पे फिल करें। तो इसके अंदर डाटा फिल करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो लोग इन फील्ड्स को छोड़ते हैं उनकी लिस्टिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। और वो लिस्टिंग्स जिनकी यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन ईबे की नहीं होती, ईबे आपको कह रहा होता है कि भाई आपने सारी फील्ड्स फिल कर दी हैं, उनके सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपका स्पेसिफिकेशन की ऑप्टिमाइजेशन है। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन भी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर हर वो आपने चीज़ इंक्लूड करनी है जो भी किसी एक यूज़र को या किसी भी कंज्यूमर को रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी एक मेरा लेक्चर आएगा, इसमें मैं HTML के ऊपर जो जब आप स्पेसिफिकेशंस खुद डिज़ाइन करते हैं उस पर लेक्चर आएगा, वो इन डिटेल आपको बताऊँगा। इन शॉर्ट ये है कि आपको ये भी जो है ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। तो 4 एरियाज़ ऐसे हैं जो आपने
पूरी कोशिश करनी है कि आपने इनको पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है, इनमें कोई कमी बेशी आपने नहीं छोड़नी। तो ऑप्टिमाइजेशन से जो लोग ऑलरेडी ईबे के ऊपर काम कर रहे हैं, ईबे के ऊपर सेल्स ले रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उनके भी काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ईबे के ऊपर फास्ट सेल्स क्यों नहीं आती, या जिनकी फास्ट सेल्स अभी तक नहीं आ रही वो उनको भी हेल्प आउट करेगा कि सेल्स को कैसे फास्ट। अच्छा जी, ये एक सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन का, ये बाहर तौर आपको करना चाहिए, इसको ऑप्टिमाइज़ आपको करना चाहिए, कोई इशू नहीं है। अब दूसरी जो थ्योरी है ना जी, दूसरा जो फैक्टर है वो होता है आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। दो चीज़ें आपने समझनी है यहाँ पे, एक आपने ऑप्टिमाइजेशन समझ लिया, आपने ऑप्टिमाइजेशन लाजमी अचीव करनी है, परफॉर्मेंस आपने लाजमी तौर पे अचीव करनी है। जो परफॉर्मेंस के मेजरमेंट्स हैं जी, जितने भी परफॉर्मेंस के मेजरमेंट्स हैं वो मैंने सारे लिख दिए हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपका जो INR रेट है ना जी, ये नॉर्मल रेंज के अंदर होना चाहिए, ये नॉर्मल रेंज के अंदर होना चाहिए, नॉर्मल रेंज से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आप फास्ट सेल्स नहीं ले सकते। सेल्स आएंगी लेकिन बहुत कम आएंगी, बहुत लटक लटक के आएंगी। INR रेट आपको कहाँ मिलता है, यहाँ से आप जाएंगे परफॉर्मेंस के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर सर्विस मैट्रिक्स, सर्विस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ आपको दो तरह की चीज़ें मिलेंगी आपको। यहाँ पे आइटम नॉट एज डिस्क्राइब मिलेगा आपको और आइटम नॉट रिसीव्ड। आइटम नॉट रिसीव पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे इसने शो कर दिया है कि आपका इस वक्त स्टैट क्या है। चूँकि ये एक नया अकाउंट है, इसके ऊपर अभी सेल्स नहीं है, तो इसका कोई बेंचमार्क यहाँ पे नहीं है, यू डोंट हैव एनी पीर बेंचमार्क, तो अभी इसका नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि आपका जो है ना, हमेशा जो भी आपका INR हो, इंटरनल आइटम नॉट रिसीव रेट, आइटम नॉट रिसीव रेट आपका एवरेज पे ही रहना चाहिए, ठीक है। लो हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ यहाँ एवरेज पे आपको वो शो कर देगा कि आप यहाँ पे फॉल कर रहे हैं। हाई पे कभी नहीं जाना चाहिए और वेरी हाई पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे अकाउंट रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है और अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि एवरेज जो है ना, एवरेज जो एरिया है, यहाँ पे आपका फॉल करना चाहिए आइटम नॉट रिसीव रेट। आइटम नॉट रिसीव रेट का मैंने आपको 18th नंबर लेक्चर के अंदर बता दिया है कि क्यों लगता है आपको। जब आप रिफंड्स करते हैं, जब जो है ना आपका बायर कहता है कि आइटम हमने ऑर्डर कर दिया है लेकिन हमें मिला नहीं है, तो ये आपका एवरेज जो है ना आपका एरिया है, यहाँ तक रहना चाहिए। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है आपका आइटम नॉट एज डिस्क्राइब। तो आइटम नॉट एज डिस्क्राइब यहाँ पे है जी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपका एवरेज और लो लेवल पे रहना चाहिए। इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर आएगा मेरा, ठीक है, इनको इन डिटेल आपको गाइड करने के लिए इसके सारे स्टैट्स। अभी हमारा जो है एक कंसेप्चुअल ये टॉपिक है। कंसेप्चुअल टॉपिक में मैंने आपको बताना है कि आपने किस तरह से ये दो थ्योरीज जो हैं इनको पैरेलल में लेके चलना है, और ऐसा काम भी नहीं करना कि आपका टाइम ज़ाया हो, आप फजूल में एफर्ट्स करें। तो ये आप देख लें जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी सेलर लेवल स्टैट्स। ये आपको बता दिए कि आपने एवरेज तक ही रखना है, हाई नहीं होने देना। उसके बाद जो आपके स्टैट्स सेलर लेवल के हैं, जो मैं 18th नंबर लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि आपका ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट मिनिमाइज़ करना है, इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेट शिपमेंट रेट कम से कम होना चाहिए। आपका ये ट्रैकिंग अपलोडेड ऑन टाइम ये सही होना चाहिए। ये वाले डिफेक्ट्स आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें आपको अगर इसमें आपको मसाइल का सामना करना पड़ा तो अल्टीमेटली आपकी सेल्स जो है वो डिक्लाइन होंगी, सेल्स आपको सफिशिएंट नहीं आएंगी। तो ये हो गया जी आपका सेलर लेवल स्टैट्स है। उसके बाद ये है कि चूज़न बिजनेस मॉडल। जो बिजनेस मॉडल है ना जी, वो भी डिपेंड करता है आपकी सेल्स पे। अब जो आप लेट्स सपोज ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप जितनी भी ट्रैकिंग, जितनी भी शिपमेंट करते हैं, वो शिपमेंट आप इंडिपेंडेंट करते हैं, अमेज़ॉन का स्टॉक भेज देते हैं अपने बायर को, और यहाँ से कोई भी आप प्रिंट लेबल जनरेट नहीं करते, शिपिंग लेबल जनरेट नहीं करते ईबे का, जिससे ईबे को ये भी कंसर्न होता है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या आप वो लोग हैं जो ईबे की जो ईबे के साथ जो एफिलिएट सर्विसेज हैं, शिपिंग करती हैं, उनसे आप जो है ना उनके लेबल्स बाय नहीं कर रहे, तो भी आपको वो आपकी सेल्स को स्लो कर देते हैं। ये मेरा एक्चुअली होल सेल का एक टॉपिक है। मैं इसको चाह रहा था कि मैं होल सेल में इंक्लूड करूँ, क्योंकि होल सेल में हमें ये जो लेबल्स हैं ये जनरेट करने पड़ते हैं, क्योंकि होल सेल में हमारे घर पे प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, हमारे स्टोर पे पड़ी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेबल क्रिएट करते हैं, जो भी ऑर्डर होता है उससे रिलेटेड सारा डाटा उस लेबल पे प्रिंट हो जाता है। उसमें हम शिपिंग सर्विस डिसाइड करते हैं कि कौन सी है। लेट्स सपोज यूके के अंदर रॉयल मेल है,
तो रॉयल मेल को हम जब सेलेक्ट कर लेते हैं और शिपिंग लेबल जनरेट करते हैं तो रॉयल मेल को भी नोटिफिकेशन मिल जाता है कि जनाब ये जो मेरा लोकेशन है, जिस लोकेशन पे आइटम पड़ा हुआ है वहाँ से आप पिक कर लें। या फिर हम यहाँ पे रॉयल मेल को अगर इंस्ट्रक्ट नहीं करते तो हम रॉयल मेल का कोई ऑफिस सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर जो भी यहाँ से लेबल हम जनरेट करते हैं वो अपने पार्सल पे लगा के रॉयल मेल को पार्सल पे लगा के रॉयल मेल के ऑफिस में जाकर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये जो होता है ना, एक लेजर तरीका होता है, इस पे के ऊपर ईबे बहुत रिलाई करता है। और जो लोग इन प्रैक्टिसेस में होते हैं उनको बेतहाशा सेल्स आ रही होती हैं, ईबे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा होता है। तो आपका मॉडल जो है इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला होल सेल का मेरा जो है ना ये सब्जेक्ट है। होल सेल जब मॉडल हम स्टार्ट करेंगे तो होल सेल में मैं आपको बताऊंगा कि आपने लेबल्स कैसे जनरेट करने हैं, आपके जिस गोदाम पे, जिस वेयर हाउस पे, जिस घर पे मटेरियल पड़ा हुआ है वहाँ से आप चाहें तो आप शिपिंग सर्विस को अपने पास बुलवा के पार्सल उनके हैंड ओवर कर दें, या आप चाहें तो आप उनके ऑफिस में जाके शिप करवा दें और यहाँ से आप लेबल जनरेट करेंगे सिर्फ, और लेबल वो वाला लेबल आप प्रिंट करेंगे अपने पार्सल के ऊपर लगाएंगे। और साथ में ही ईबे जो भी आप सर्विस जो है, जो भी कंपनी आप चूज़ करेंगे शिपिंग कंपनी, ईबे उनको भी वार्न कर देगा, बता देगा कि जनाब ये वाला ऑर्डर जनरेट हो चुका है, इसका लेबल क्रिएट हो गया, आपने जाके फ़लाँ जो सेलर है उससे कलेक्ट कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जी, अगर आपका बिज़नेस मॉडल अगर होल सेल है तो जनरली सेल्स ज़्यादा आती हैं। अगर ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप पॉलिसीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी सेल्स आती हैं, लेकिन होल सेल के अंदर आपकी जो सेल्स की टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद है जी वीरो स्ट्राइक्स। जो भी आप प्रोडक्ट्स लगाते हैं यहाँ पे ईबे के ऊपर प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट ना लगाएं जो ईबे की बेसिक पॉलिसीज़ जो हैं, वीरो पॉलिसीज़ हैं, उसको जो है ना स्ट्राइक करे, उसकी जो है ना वायलेशन करे। तो अगर आपकी प्रोडक्ट, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लगा दी है जो ईबे के ऊपर बैन है, जिसको आप नहीं लगा सकते, आपके पास राइट्स नहीं है लगाने के, अगर आप ऐसी प्रोडक्ट लगाएंगे तो चांसेस हैं कि आपको कुछ अरसे के लिए एक हिडन रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ सकता है और आपकी सेल्स सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन करेगी। अगर आपकी वीरो स्ट्राइक्स आपको रेगुलर लगते रहे तो आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो वीरो स्ट्राइक का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। वीरो स्ट्राइक्स आपको मैं इंशाल्लाह ताला एक छोटी सी वीडियो है 8 से 10 मिनट की, जिसके अंदर वीरो स्ट्राइक्स जो आपके बिजनेस अकाउंट्स हैं और जो आपके इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं उन दोनों के अलग अलग मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आपने लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। तो वीरो स्ट्राइक से भी आपकी सेल्स डिक्लाइन होती हैं, अच्छी खासी डिक्लाइन होती हैं। पॉलिसी वायलेशन है जी, पॉलिसी अगर वायलेट करेंगे तो भी आपकी सेल्स डिक्लाइन होगी। कोई भी पॉलिसी आप वायलेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी पॉलिसी है, यहाँ पे आपने पॉलिसी रखी हुई है, जर्नल पोस्टेज पॉलिसी है जी, 2 डेज़, आप कहते हैं जी 3 डेज़ के अंदर जो है ना मैं आइटम जो है अपना डिलीवर कर दूंगा, लेकिन आप पॉलिसी को वायलेट करते हैं, 3 डेज़ की बजाय 5 दिन में भेज देते हैं, कभी 7 दिन में भेज देते हैं। उसके अलावा जो है ना आपकी रिफ़ंड पॉलिसी को अगर आप वायलेट करते हैं, या आइटम लोकेशन आपने लिखी हुई है कि मेरा जी मैनचेस्टर से अगर निकल रहा है मेरा आइटम, तो आप जो है ना बार बार आइटम शिप कभी लंदन से कर रहे हैं, कभी किसी और सिटी से जो है ना आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, तो भी एक वायलेशन है। इस वायलेशन की वजह से भी आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगी। तो पॉलिसी वायलेशन आ गया। अब ये आपको इंट्रोडक्शन करवाने का मकसद ये है कि यहाँ से मैंने आपको बताना है कि आपने इसको समझना कैसे है और अपनी जो पॉलिसी सेट करनी है सेल्स की, वो आपने किस हिसाब से सेट करनी है। अब ये 2 चीज़ें हैं जी, 2 चीज़ें हैं, ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस परफॉर्मेंस। एक है जी आपको ऑप्टिमाइजेशन इन सारे एरियाज़ की करनी है, सेकंड ये सारी चीज़ें जो है ना आपने फुलफ़िल करनी है, इनकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अब ये 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें आपको पैरेलल में रखनी हैं, दोनों चीज़ें में से किसी एक की भी कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई आपसे क्वेश्चन करे कि ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा ज़रूरी है सेल्स के लिए या पॉलिसी या परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है ये ज़रूरी है, तो आपका आंसर ये होगा कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट बहुत अच्छी है, आपके ये जो 6 पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंट्स में कहीं भी आपकी कमी कोताही नहीं है, तो अगर आप इस लिस्टिंग को इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे, सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे, आप इनको भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, तो भी आपको बहुत अच्छी सेल्स आएंगी। कहने का मकसद ये है कि अगर तो आपने ये वाली चीज़ें ओके कर ली हैं तो यहाँ आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेहनत ना करें, इस पर बहुत अच्छी मेहनत करें, लेकिन अगर आपकी ये पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा बैड हैं तो इस पर आप जितना ज़ोर लगा लें आपसे कोई काम नहीं हो पाना, आप अच्छी सेल्स नहीं ले पाएंगे जब तक कि आपकी ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट की जो 6 रिक्वायरमेंट्स हैं आप इनको पूरा नहीं करते, इनके स्टैट्स को आप बेटर नहीं करते।
अगर ये आपके ख़राब हो चुके हैं तो फिर आप जितनी अच्छी इमेजेस लगा लें, जितनी अच्छी आप डिस्क्रिप्शन लगा लें, इसकी स्पेसिफिकेशन को कर लें, आपको सेल्स नहीं आने वाली। ये बात आपने लाजमी तौर पे माइंड में रखनी है। तो अगर आपकी ये दो पॉलिसीज़, अगर आप दो पॉलिसीज़ अपने माइंड में रखते हैं, आपका जो भी स्टोर है, जो भी आपका ईबे का अकाउंट चल रहा है, तो आपने एक एनालिसिस करना है अपने अकाउंट का। अपने अकाउंट का क्या एनालिसिस करना है कि आपने ये देखना है कि भाई मेरी ऑप्टिमाइजेशन मैं किस लेवल पे हूँ। दूसरा आपने ये करना है कि भाई मेरा INR रेट अच्छा है जी, आइटम नॉट एज डिस्क्राइब रेट अच्छा है, सेलर लेवल स्टैट्स बिल्कुल ठीक है जी, बिजनेस मॉडल मेरा ठीक है जी, ड्रॉप शिपिंग का कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं बाकी मेरे स्टैट्स ठीक हैं, वीरो स्ट्राइक भी अभी तक कोई नहीं लगा, पॉलिसी वायलेशन मैं करता ही नहीं हूँ। अगर तो आपको ये समझ में आ गया कि ये मेरी सारी चीज़ें ठीक हैं, इसमें कोई मुझे इशू नहीं आ रहा, तो अब आपने क्या करना है, आपने अच्छी जो है अपनी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। और अच्छी से मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है इसके ऊपर। मैं आपको लेक्चर में ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल, स्पेसिफिकेशन कोशिश करूँगा कि मैं आपको शॉर्टली बता दूँगी शॉर्टेस्ट टाइम में आप इसको किस तरह अचीव कर सकते हैं। तो आप अगर ये करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये आपके बहुत ज़्यादा बैड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो आप कोशिश करें कि ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जो है ना थोड़ा सा फोकस कम रखें, अपना टाइम सेव करें, टाइम सिक्योर करें, और अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह से बनाएं, इस तरह से अपनी पॉलिसी सेट करें कि ये रेट आपके इम्प्रूव हो। आपने इन रेट्स को इम्प्रूव करना है। तो वो किस तरह से होगा, पॉलिसी आपने किस तरह करना है जी। सबसे पहले ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रेटजी है ना जी, वो आपने चेंज कर देनी है। अगर ये आपका बहुत बैड है, अगर ये आपका बहुत बैड चल रहा है, तो आपने ये करना है कि हंटिंग करते हुए लोवेस्ट मार्जिन पे रहना है, कि आप देखें कि सबसे कम रेट पे कौन बंदा सेल कर रहा है, उसके इक्वली सेल कर दें या उससे थोड़ा सा कम सेल कर दें। अगर तो ये आपके ये वाले बहुत बैड हैं। अगर ये आपके बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है जी, इसमें फीडबैक इंक्लूड कर दें, ये सारा कुछ बहुत अच्छे, आपके स्टैट्स अच्छे हैं, फीडबैक स्कोर आपका 99%, 99 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है ना आपका फीडबैक स्कोर आ रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो हंटिंग में आपने क्या करना है, कोशिश ये करना है कि जो भी बंदा उस प्रोडक्ट को सोल्ड आउट कर रहा है, उसके अगर स्टैट्स आपसे ज़्यादा हो रहे हैं, लेट्स सपोज उसके नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा हैं, आप उसको नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप कोशिश करें उससे ऊपर कीमत लगाएं। आप अपनी प्रोडक्ट की $1 ज़्यादा कीमत रख रहे हैं, आपको सेल्स आएंगी, क्योंकि ये स्टैट्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपने क्या करना है, अगर तो ये स्टैट्स बुरे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी प्रोडक्ट को बिल्कुल लोएस्ट मार्जिन पे लगाएं। अगर इतने बुरे हैं कि आपको लगता है कि सेल्स नहीं आ रही, तो कोशिश करें कि स्टार्ट के अंदर इस प्रोडक्ट की जो प्राइस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है इस प्राइस को आप इतना कम कर दें कि आपको कुछ सेंट्स का प्रॉफिट आए। कुछ सेंट से फिर आपने इसकी रेगुलर सेल्स लेना स्टार्ट करनी है, इसको प्रमोट करना है अच्छे से। इसके जो है ना यहाँ पे 2% की बजाय आप इसको 3-4% भी कर सकते हैं, इसको बढ़ाएं ताकि इस पर सेल्स आएँ, और सेल्स में आप पॉजिटिव फीडबैक लें, अपना आइटम नॉट रिसीव रेट इंप्रूव करें, बाकी सारे रेट आप इंप्रूव करें और फास्ट सेल लेने की कोशिश करें। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आपकी ये बहुत ज़्यादा बैड है तो आपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन नॉर्मल रखनी है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी भी कर लेंगे तो आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना, आपको कोई इतनी अच्छी सेल्स नहीं आनी अगर ये चीज़ें आपकी बहुत बैड हैं। तो हंटिंग जब आप करेंगे तो आपने मेक श्योर करना है, अगर ये आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें कोई जो है ना बिल्कुल आप सेट जा रहे हैं, तो हंटिंग इस तरह से करें कि आप जो भी सेलर हैं उनके बराबर या उनसे ज़्यादा भी सेल्स ले सकते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ये आपके मज़ीद इम्प्रूव करने लगे हैं तो आप अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। आप किसी भी और कंपेटिटर से ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे, आपको कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। ठीक है जी, हंटिंग पे आपका इस तरह से जो है ना। दूसरा है जी प्राइस डिसीजन एंड प्राइस पॉलिसी। प्राइस डिसीजन यही चीज़ है जी, मैंने आपको क्लियर किया कि प्राइस आपने इस दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंगली अपनी प्राइस सेट करने। जब भी प्रोडक्ट की प्राइस की बात आएगी तो सबसे पहले आपने देखना है कि आप परफॉर्मेंस के किस स्टैंडर्ड के ऊपर खड़े हुए हैं। नेगेटिव फीडबैक स्कोर कितने हैं, नेगेटिव फीडबैक कितने हैं, आइटम नॉट रिसीव रेट कितना है, आइटम नॉट डिस्क्राइब रेट कितना, सेलर लेवल स्टैट्स क्या आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स तो नहीं लग गया आपको, ठीक है ना जी, वीरो स्ट्राइक तो रिसेंटली कोई नहीं लग गया, पॉलिसी वायलेशन तो नहीं कर दिया आपने। अगर सब आपको लगता है कि ओके है, बिल्कुल ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्राइस डिसाइड करेंगे कि प्राइस मैंने कौन सा रखा है। इस कंडीशन के अंदर अब अगर आप
किसी भी बंदे को आपने हंट किया, किसी सेलर को हंट किया, उसने प्रोडक्ट $10 में लगाई हुई है, आप उसको 11 में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी है तो आप कभी भी उसके $10 से ऊपर नहीं जाएंगे, आप सिग्निफिकेंटली उसको रिड्यूस करके लगाएंगे, तब आपके ऊपर सेल्स आएंगी। और अगर ये पॉलिसीज़ ठीक हैं तो आप हायर रेट्स रखें, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपको ऑर्डर ज़्यादा आने लग जाए तो आप उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करनी है और किसी एक पॉइंट पे रोकना भी है। ये नहीं है कि वो आपकी सेल्स बढ़ती जाए और प्राइस बढ़ाते जाएँ। हर प्रोडक्ट की एक लिमिटेड प्राइस होती है, उससे ऊपर जो है ना कोई भी बायर उसे बाय नहीं करता। तो उसके बाद है जी रियल बायर वर्सेस ड्रॉप शिपिंग थ्योरी। ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि आपकी जितनी भी ट्रैफिक आती है यहाँ पे परफॉर्मेंस, यहाँ पे ट्रैफिक के अंदर चले जाएं। ट्रैफिक के अंदर आपको जितनी भी यहाँ पे ट्रैफिक मिल रही है ना जी, लेट्स सपोज यहाँ पे आपको ये ट्रैफिक मिल रही है जी, लेट्स सपोज 43,000 एंड लेट्स सपोज 43,000 यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। अब देखें इसके अंदर आप एक चीज़ गौर करें कि जितनी भी आपको ट्रैफिक मिल रही है इसमें मिलियन ऑफ, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलियन ऑफ पीपल जो है ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, मिलियन ऑफ पीपल 24 घंटे इसके ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं। तो आपकी जो व्यूज़ हैं वो प्रोडक्ट हंटर्स को भी मिल रही है, आपकी प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट हंटर को भी मिल रही है। अब प्रोडक्ट हंट जो कर रहा है ना उसने आइटम को बाय नहीं करना, ये बात अपने माइंड में रख लें। उसका काम ही नहीं है उसको बाय करें। उसने क्या करना है, एक प्रोडक्ट देखनी है, उस पर चले जाना, फिर दूसरी पे चले जाना, फिर तीसरी पे चले जाना, फिर चौथी पे। तो इस तरह से आपका एक लार्ज प्रोपोर्शन जो है ना इन व्यूज़ के अंदर वो उन लोगों का है जो एक्चुअली बायर है ही नहीं। अब ईबे की जो कुकीज़ आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हैं, कुकीज़ का ये काम भी होता है कि वो चेक करें कि बंदा किस कैलिबर का है। तो वो बंदा को चेक करती हैं और उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इसने बाय बाय कुछ नहीं करना, इसका काम सिर्फ इतना है कि ये जो आएगा एक प्रोडक्ट देखेगा, फिर उसकी प्राइस चेक करेगा, फिर जो है ना उसका सोल्ड काउंटर चेक करेगा और फिर अगली प्रोडक्ट पे चला जाएगा। तो ईबे इसको एक ख़ास ग्रुप के अंदर डाल देता है उस बंदे को। वो जो बंदा है, वो जो ड्रॉप शिपर है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ हंटिंग करना है, उसको एक ख़ास ग्रुप में डाल देता है। वो मतलब बायर का एक ख़ास ग्रुप है, उसे नाम कोई भी दे लें आप, उसमें डाल देते हैं। एक वो बंदा है जो फ़ौरन ईबे की ऐप ओपन करता है और पहली पेज पे उसे जो है ना अपनी काम की प्रोडक्ट नज़र आती है, वो उसे बाय मारता है, बाय मारने के बाद ऐप क्लोज कर देता है। अब कुकीज़ उसे बताती हैं कि एक बंदा सिर्फ 1.5 मिनट के लिए आया ईबे के ऊपर और बाय करके चला गया है, तो ये क्या है, ये लेजिटिमेट बायर है। ईबे इसको एक और ग्रुप में डालता है, ईबे इसको एक और ग्रुप के अंदर डाल लेता है। एक और बंदा आता है, वो क्या करता है, वो जो है ना जी आता है और एक प्रोडक्ट मेन पेज से बाय करता है, ऐड टू कार्ट करता है, फिर वो कैटेगरी के अंदर जाता है, वहाँ से एक प्रोडक्ट पसंद आती है, ऐड टू कार्ट करता है, फिर वो ग्रॉसरी के आइटम्स में जाता है, पूरे महीने की ग्रॉसरी बाय करता है, ऐड टू कार्ट करता है, एंड पे सारी पेमेंट करके चला गया। अब उससे कुकीज़ बता रही है कि एक बंदा आया है, वो 15 से 20 मिनट रहा है ईबे के ऊपर और अच्छी खासी बाइंग करके चला गया। ये एक और ग्रुप है। एक और ग्रुप वो है कि एक बंदा आया है, उसने जो है एक प्रोडक्ट सर्च किया, प्रोडक्ट सर्च करने के बाद ना उसने फ़िल्टर लगाया कि इस प्रोडक्ट में ना मुझे सबसे अच्छी और सबसे महंगी प्रोडक्ट चाहिए, तो उसने ईबे ने उसे सबसे महंगी प्रोडक्ट दिखाई है, उसने उसको बाय कर लिया है। तो कुकीज़ ने ईबे को बताया कि एक बायर आया जनाब, उसने सबसे अच्छी और सबसे महंगी प्रोडक्ट बाय किया है, उसने उसको एक और ग्रुप में डाल दिया। इस तरह करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से 1000 किस्म की कैटेगरीज ईबे ने बनाई हुई हैं बायर्स की। ठीक है, 1000 किस्म की कैटेगरीज बनाई हैं बायर्स की। तो अब वो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ये जो आपकी प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है, ये ईबे के इख्तियार में है कि वो किस ग्रुप को चाहे आपकी ये प्रोडक्ट दिखाए और किस ग्रुप को चाहे आपकी प्रोडक्ट ना दिखाए। तो अगर तो आपके पास ये वाले व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं और सेल्स नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि ईबे चाहता है कि आपको वो पहली कैटेगरी जो थी ना, कि वो जो ड्रॉप शिपर हैं जो आते हैं और प्रोडक्ट को जो है ना सिर्फ देखते हैं, उसकी प्राइस चेक करते हैं, उसका सोल्ड काउंटर चेक करते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर तो आपके ये बहुत बैड है, ये वाले ये आपके बहुत बैड है, ठीक है। तो ईबे क्या करेगा, ईबे कहेगा जी इंप्रेशन तो मिलने चाहिए, ज़ाहिर बात है ना। कोई भी प्लेटफॉर्म ये नहीं कहता कि किसी सेलर ने अकाउंट बनाया हुआ है और 10 दिन हो गए उसको एक इंप्रेशन भी नहीं मिला। अगर आप ईबे के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको ये एक भी इंप्रेशन ना मिले तो 10 दिन के बाद तो आपने काम ही नहीं करना। अब जो सेलर होता है उसको सबसे बड़ी तसल्ली ये होती है कि यार इंप्रेशन आ रहे हैं। अब उसको ये पता नहीं है कि इंप्रेशन किसके हैं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो आपके इंप्रेशन है वो ड्रॉप शिपर के हैं, ऐसे लोगों के हैं
जिनका बाइंग से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर तो आपके ये वाले जो है ना स्टैट्स अच्छे नहीं हैं तो ईबे आपको उठा उठा के फेंकेगा ड्रॉप शिपर के पास। और अगर आपके ये स्टैट्स बहुत अच्छे हैं तो ईबे देखेगा कि कौन से ऐसे बंदे हैं जो रेगुलर बायर हैं। रेगुलर बायर का दिल नहीं तोड़ेगा ईबे कभी भी। वो कहेगा कि रेगुलर बायर को मैं अपना सबसे अच्छा सेलर रिकमेंड करूं, सबसे अच्छे सेलर की प्रोडक्ट रिकमेंड करूं। तो जिस सेलर के ये सारे स्टैट्स अच्छे आ रहे हैं तो ईबे को पता है कि स्टैट्स तब अच्छे होते हैं जब आप प्रॉपर पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, टाइम पे आइटम शिप करते हैं, टाइम पे ट्रैकिंग अपडेट करते हैं, टाइम पे फीडबैक देते हैं, सारे वो काम करते हैं जो ईबे को रिक्वायर्ड है। तो ईबे अब क्या करेगा, आपको बायर्स के उन ग्रुप के आगे फेंकेगा जो रेगुलर बाय करते हैं। ठीक है जी। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते और ऑप्टिमाइजेशन अच्छी कर लेते हैं तो आपके इंप्रेशंस बहुत बढ़ जाएंगे, एल्गोरिदम्स के अंदर प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छे से जाएगी। लेकिन एक्चुअली इसके अगेंस्ट जो क्वांटिटी सोल्ड है वो कम हो जानी है। ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है कि ये जो आपकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है ये आपने इम्प्रूव करना है। अगर आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेंगे तो ईबे आपको आपकी प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करेगा उन लोगों के आगे जो बहुत ज़्यादा अच्छे जो है ना बायर हैं। अब यहाँ पे जो लोग 2 से 3 महीने इन पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करके अपना अकाउंट चलाते हैं, उसकी कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं करते और ये सारे स्टैट्स अपने ठीक रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल है तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर आपको फर्स्ट मंथ में चूँकि आपने ज़्यादा सेल्स नहीं लेनी, आपकी मजबूरी है, अकाउंट सस्पेंशन रिस्ट्रिक्शन के चांसेस और ख़ास तौर पे ड्रॉप शिपिंग में, तो फर्स्ट को छोड़ दें, सेकंड को भी चले छोड़ दें, थर्ड महीने में कोई भी बंदा यहाँ से $2000 तक का प्रॉफिट आराम से निकाल सकता है अगर वो ये सारी अपनी पॉलिसीज़ को ठीक तरीके से रखता है। पहले इनको ठीक करता है, फिर अपनी जो लिस्टिंग्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करता है और पोस्ट करता है, फिर उसके बहुत बड़े चांसेस हैं कि उसको ईबे उसकी प्रोडक्ट्स को उन लोगों को जाके रिकमेंड करेगा जो लोग बहुत अच्छे बायर हैं, बहुत अच्छे बायर हैं। और जो लोग अच्छे बायर नहीं हैं उनको वो उन्हीं लोगों की प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेगा जो अच्छे सेलर नहीं हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो इम्प्रेशंस हैं वो अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और सेल्स नहीं आ रही तो इसका एक फैक्टर ये भी होता है कि आप पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं, इसीलिए ईबे जो है ना आपकी लिस्टिंग को एक्टिव जो आपके बायर हैं उन तक नहीं जाने दे रहा। तो इन फैक्टर्स को आपने माइंड में रखना है, उसके हिसाब से आपने अपनी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। और ये वाले जो स्टैट्स हैं आपने इसका सब लोग एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप लोगों के पास मोबाइल है ना तो आप इमेज ले लें, मैं इतनी देर में कंटिन्यू करता हूँ। तो ये जो आपके 7 मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये आपके पास सेव होने चाहिए, सिक्योर रख के इसको आप अपने डे टू डे इन 7 पॉइंट्स को चेक करें, इनके ऊपर देखें कि आपने कोई वायलेशन तो नहीं की। अगर तो आपने कोई वायलेशन नहीं की तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपकी बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं होगी तो आपको सेल्स अच्छी खासी आनी स्टार्ट हो जानी है। और अगर ये 7 जो है ना पॉइंट्स हैं, कोई भी बंदा इन 7 पॉइंट्स में मास्टर है, इन पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, तो अगर आप टाइटल में इस टाइटल के अंदर ABC भी लिख के ना और यहाँ पे XYZ लिख के और यहाँ पे ABC लिख के यहाँ पे ABC लिख के लिस्टिंग पोस्ट कर देंगे तो उस पर भी सेल्स आ जानी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपका सेलर अकाउंट अच्छा है, आपका ये वाली चीज़ें आपने वायलेट नहीं की हुई, तो अगर आप ABC लिख के भी करेंगे तो सेल हो जानी है। और अगर आपकी ये वाले जो 7 फैक्टर्स हैं, अगर इन 7 फैक्टर्स में आप लोग वीक हैं, अगर इन 7 फैक्टर्स में वीक हैं तो यहाँ आप बेशक दुनिया की कोई चीज़ लिख डालें, यहाँ आप दुनिया के एक्सपर्ट 3 SEO एक्सपर्ट ले आएँ, उनसे SEO करवाएं इनकी और लिस्ट करें तो आपको सेल्स नहीं आने वाली। और अगर आएंगी भी सही तो 1-2 दिन आएंगी, फिर 2-4 दिन नहीं आएंगी, फिर 1 दिन के बाद फिर कभी आ जाएगी आपके पास। ठीक है ना जी। फिर वो ज़ाहिर बात है ना, एल्गोरिदम्स इतने ज़्यादा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं 100% किसी भी प्लेटफॉर्म के एक्यूरेट नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ झोल आ जाता है। तो जब झोल आता है ना एक, तो झोल के अंदर आपको भी एक सेल आ जाती है और वो लगातार नहीं होती, वो सेल टूटती रहती है। 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपको सेल आ गई, बीच में टूट जाती है। अगर ये आपका बहुत अच्छा है ये 7, तो फिर आपको सेल कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं भी है। तो आपने अगर तो आपके ये स्टैट्स बहुत बुरे हैं तो कोशिश करें स्टैट्स को इम्प्रूव करें, अभी ऑप्टिमाइजेशन और इन चीज़ों को चक्कर में ना पड़े, नॉर्मल सी जो है ना लिस्टिंग करें
और कोशिश करें प्राइसेस कम रख के उसको सेल करें, ट्रैकिंग वगैरह अपडेट करें, टाइम पे डिलीवरी दें और उनसे पॉजिटिव फीडबैक लें और अपने ये रेट्स जो है ना इम्प्रूव करें। कुछ टाइम लगेगा, आपकी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और सेल आपकी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आप जो है ना ऑप्टिमाइजेशन पे भी टाइम जो है ना ज़्यादा लगा सकते हैं, उसको ज़्यादा टाइम लगा के आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये 18 नंबर लेक्चर, 19 नंबर लेक्चर और आगे 20 नंबर लेक्चर ऑनवर्ड, ये जो लेक्चर चल रहे हैं ना, ये आपको बेसिकली परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, आपकी स्टोर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ईबे के अकाउंट को आपने कैसे मैनेज करना है, डे टू डे ऑपरेशन कैसे करने हैं। तो ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो आगे भी चलेगी और इसमें मैंने आपको जो चीज़ें बतानी है वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बतानी है जिनका ना आपको और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको इसका ना बेनिफिट हो। तो अगर तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप एक दफ़ा फिर सुन लें कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ये अच्छी नहीं है, आपका स्टोर अगर कोई ऑलरेडी चल रहा है और ये चीज़ें सारी डिस्टर्ब हैं, तो आप नॉर्मल सी जो है ना आप ऑप्टिमाइजेशन करें और कोशिश करें कि प्राइस लो रख के उसको इम्प्रूव करें, बाद में देखा जाएगा। उसके बाद ये भी देख लें अकाउंट भी आपका अबव स्टैंडर्ड, मिनिमम अबव स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये ना हो अगर आपका ये अकाउंट यहाँ पे जो आपको अकाउंट नज़र आ रहा है अबव स्टैंडर्ड, ये बिलो स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। बिलो स्टैंडर्ड पे बात भी वैसे ही आपकी जो है ना अच्छी खासी सेल्स रुक जाती हैं, आपकी प्रमोशंस भी रुक जाती हैं, आपको फ़ी भी पे करनी पड़ती है लिस्टिंग करने की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपकी जो सबसे इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आपका जो स्टोर है वो स्लो हो जाता है और उस पर सेल्स नहीं आ रही होती। तो ये भी नहीं होना चाहिए, इसको भी हमेशा मिनिमम अबव स्टैंडर्ड होना चाहिए। नहीं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इसको टॉप रेटेड बनाना है, हमने इसको टॉप रेटेड रखना है और ये सारे स्टैट्स आपके इसी तरह से 0 0 0 ही होने चाहिए और कोशिश करें कि ये ज़्यादा ना बढ़ने पाए, तब आप बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सीरीज़ जो चल रही है ये मैं आपको बता रहा था कि हमारी स्टोर को बेसिकली चलाने की जो आपकी मैनेजमेंट है, जो आपके मैनेजरियल स्किल्स हैं स्टोर को चलाने के लिए, उनसे रिलेटेड है। और सेल को वैसे इंप्रूव करने के लिए जो 18 नंबर लेक्चर का जो पार्ट 2 है उसके अंदर मैंने आपको इन डिटेल बताया कि आप परफॉर्मेंस ट्रैफिक को एनालाइज करके कैसे जो है अपनी जो है पॉलिसी बना सकते हैं सेल्स की। तो ट्रैफिक आप उस लेक्चर को लाजमी देखें, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल लेता हूँ इस वीडियो की। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें इन स्टैट्स के हिसाब से जो है ना मैनेज करना मैंने सिखाई हैं। आल्दो ये जो अकाउंट मेरे पास है ये मैंने खुद नहीं चलाया कभी भी और इस पर एक लड़का काम कर रहा है आई थिंक। तो इसके भी स्टैट्स जो है ना कुछ बेहतर नहीं है, अगर इसके स्टैट्स बेहतर कर दिए जाएँ तो ये अकाउंट भी प्रॉपर सेल देना स्टार्ट कर देगा। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मेरी सेशन की 102 और वीडियोस भी आएंगी, आपने मेरे साथ जुड़ के रहना है और कोशिश ये करें कि जो हमारे स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो लेक्चर 1 से अभी तक हमें देख रहे हैं, अब वो जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना उनका काम नज़दीक ही है। तो कोशिश ये करें कि अब आप जो है ना अपने क्लाइंट्स देखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, मैं सबको बता दूं कि आप लोग क्लाइंट्स देखें। अब अगर क्लाइंट्स को असिस्ट करने में कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको पूरा असिस्ट करूँगा। ठीक है, क्लाइंट्स को आप फॉलो करें, क्लाइंट्स की क्यूरीज़ को सुने, क्लाइंट्स कोशिश करें कि आप पूरा अकाउंट लें, किसी अकाउंट लें, उसको परसेंटेज बेसिस पे जो है ना रन करें। तो आप सब लोगों को मैंने कहा था कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, आप जो है ना हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे पोस्टिंग करें। और आप सब लोगों को मैंने ये भी कहा हुआ है कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लें, आप लोग ग्रुप में जाएँ, आप मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें, उसके बाद आप ग्रुप में जाएं, ग्रुप में जाके आप एक पोस्ट करें और पोस्ट के अंदर आप बताएं कि जी मैं आपको वीए की सर्विसेज देना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। ठीक है ना, एक जर्नल पोस्ट करें, मुझे ना कहें, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपने टैग करना है। जनरल पब्लिक को बताएं कि जी मैं ईबे का एक्सपर्ट हूँ, मैं ईबे का काम मुझे आता है, मैं वीए की सर्विसेज देना चाह रहा हूँ परसेंटेज बेसिस पे, किसी का अकाउंट हो तो मुझे बताएं। तो जब आप मुझे टैग कर लेंगे तो मैं आपको पूरा टेस्ट करूंगा, वहाँ पे जाके मैं आपसे एक क्लाइंट बन के आपसे क्वेश्चन करूंगा और आपके आंसर सुनूंगा और मैं आपको बताऊंगा, इनबॉक्स के अंदर बताऊंगा कि आपको ये बात करनी चाहिए, ये बात नहीं करनी चाहिए। आप क्लाइंट की इस क्यूरी को इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्लाइंट की इस तरह की क्यूरी को इस तरह सॉल्व करेंगे। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छे नहीं होंगे, आप जितना भी ईबे सीख लें, आपको अल्टीमेटली फ़ायदा नहीं आना, क्योंकि ईबे का फ़ायदा आपको तब आएगा जब आप अकाउंट चलाएंगे, और अकाउंट तब चलाएंगे जब आपके पास क्लाइंट होगा। ठीक है, आपके अपने अकाउंट भी आप चलाएं, कोई मसला नहीं है, क्लाइंट्स के भी चलाएं। पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट थोड़े से स्लो है, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि उनको किस तरह से हमने चलाना है आगे। लेकिन आप क्लाइंट का जो फॉरेन अकाउंट है आप लाजमी तौर पे लें। मैं आप सबको कह रहा हूँ, जो लोग इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे ना, वो एटलीस्ट मुझे नहीं कहेंगे कि सर आपने सिखाया नहीं था।
मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ग्रुप के अंदर जाकर पोस्ट करें कि जनाब मैं वीए की सर्विस देना चाहता हूँ या देनी चाहती हूँ, मुझे ये सारे काम आते हैं, कोई बंदा अगर परसेंटेज पे अकाउंट देना चाहे तो मैं राज़ी हूँ, तो मैं उसके अगेंस्ट एज ए क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करूँगा और आपको ट्रेंड करूँगा कि आपने क्वेश्चन आंसर किस तरह करने हैं और किस तरह से जो है क्लाइंट को डील करना है। तो जब आप ग्रुप के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे तो बाकी भी इससे लर्न करेंगे, आपकी लर्निंग में भी जो है ना इजाफा होगा और कुछ दिनों के अंदर आपके ये जो स्किल्स हैं काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे। और जब आप किसी लाइव क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको क्लाइंट हंट करने में मसला आ गया तो ये सारे सेशंस, ये सारी चीज़ें आपके लिए बेकार हो जाएंगी, आपके लिए मसला करेंगी आपको। तो इस फील्ड के अंदर कामयाब बंदा वही होता है जिसके पास मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स ही आपका सोर्स ऑफ इनकम है। स्टार्ट में ख़ास तौर पे क्लाइंट आपका सोर्स ऑफ इनकम है। जब आप अभी नए हैं, आपने बहुत सारा काम सीखना है, बाद में तो आप क्लाइंट को कोई मसला नहीं है, क्लाइंट को रिफ्यूज़ भी कर देते हैं, क्लाइंट्स नहीं लेते, आपके पास अपना बहुत सारा काम ईबे का हो जाता है, तो तब तो आपको मसला नहीं होता। लेकिन इस फील्ड के अंदर कदम जमाने के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरी इस पॉलिसी को फॉलो करें, आप लर्न करें, आपको क्लाइंट हंट करना आता हो, क्लाइंट से बातचीत करना आता हो। क्लाइंट्स जो होते हैं वो इस तरह से आपको नहीं मिलते कि आपको ना कोई प्लेट में रख के कोई दे देता है। क्लाइंट्स आपको ऐसे ही मिलते हैं कि आपको प्रॉपर क्लाइंट हंटिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपको जितने भी प्लेटफॉर्म इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको क्लाइंट हंट करने में इतना असिस्ट नहीं करते, वो आपको इतना पेन नहीं लेते कि आपने क्लाइंट कैसे हंट करना है, आपने कैसे बातचीत करनी है, आपने अपनी टोन कैसे रखनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताता। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि हम इसमें आपको हेल्प आउट करेंगे। तो आपने यही करना है कि जितने भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर सुन रहे हैं वो मेहरबानी करें मुझे ऐड कर लें, आप लोग ग्रुप में चले जाएं। प्रॉस्पर डिजिटल का लिंक में भी है ग्रुप, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है इसका, और प्रॉस्पर डिजिटल को आप सर्च करेंगे तो आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, इसका फेसबुक ग्रुप पेज भी मिल जाएगा। आप उसको लाइक करें और ग्रुप को ज्वाइन कर लें और आते ही ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दें कि जनाब मुझे ये सर्विस आती है, ठीक है, मैं ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो कोई है तो मेरे साथ बातचीत करे, ठीक है ना। जैसे आपने पोस्ट देखी होगी तो फिर मैं एज ए क्लाइंट आपके साथ बात करूँगा, फिर आपके साथ कम्युनिकेट करके आपको बताऊँगा कि कोई मज़ीद बेहतरी हो सकती है। तो ये आपने कुछ दिन इसी तरह से जो है ना आपने रेगुलरली पोस्ट करनी है। आप पोस्ट करें, आपको वैसे भी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब प्रेजेंस आपकी अच्छी होगी तो आपको लोग ज़्यादा अच्छे से पिक करेंगे, और ज़्यादातर तो हम खुद ही पिक कर लेते हैं। जो टैलेंटेड बंदा होता है, जो हमें लग रहा होता है कि ये बंदा जो है ना अच्छे है, इसके अंदर स्किल्स अच्छे हैं, कम्युनिकेशन अच्छी कर लेता है, काम भी अच्छा कर लेता है, तो हम खुद उसको जो है ना प्रोवाइड कर देते हैं। हम अपने अकाउंट्स जो हैं, अपने अकाउंट्स में से कोई जो है ना उस पर उसको हायर कर लेते हैं। तो आप एक्टिव रहेंगे, अपना चेहरा शो करते रहेंगे, खुद को सामने रखेंगे, सोशल मीडिया पे सबके सामने होंगे, तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आनी। ये आपके सारी लर्निंग एक तरफ और ये काम एक तरफ, सारी लर्निंग समझ लें कि 30 to 40% और 60% ये खाली ये एक काम है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको फ्रंट पे होना चाहिए। तो काम भी हो सकता है हम भी आपको प्रोवाइड कर दें, प्रोवाइडेड दैट कि आप भी कुछ शो करें ना। अगर आप जिस तरह से पहले लेक्चर से लेकर आज तक सिर्फ लेक्चर ही सुन रहे हैं, आपने हंटिंग, लिस्टिंग, ये सारे टास्क भी कंप्लीट नहीं किए, तो हम आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आप क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तो आप वो टास्क भी कंप्लीट करें, साथ में ये भी एक टास्क है कि आप आएँ, खुद को प्रेजेंट करें अच्छे से, अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं। फिर जब हम एज ए क्लाइंट आपसे बात करेंगे तो आप हमें सेटिस्फाई करेंगे, और अगर हम सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपको बताएंगे कि हम क्यों सेटिस्फाई नहीं हुए। तो नेक्स्ट टाइम जो प्रैक्टिकल क्लाइंट आपके पास आएगा तो आप ज़्यादा मोहतात तरीके के साथ उसके साथ बात करेंगे, आपको पता होगा कि मैंने ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी। तो आपकी क्लाइंट हंटिंग अच्छी हो जाएगी और आप लोग घर बैठ के आराम से, कोई भी इशू नहीं है, घर बैठ के कोई भी बंदा जो इनिशियल स्टेज के ऊपर है 70 to 80,000 कमा लेता है। मतलब पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि ऑन एवरेज एक बंदे की कम्युनिकेशन अच्छी है और वो क्लाइंट्स के साथ सही बात कर लेता है, वो महीने में 2 से 3 क्लाइंट उसे आसानी से मिल जाते हैं और महीने का 60 to 70,000 ईजीली कमाया जा सकता है। मैं आपको बहुत बड़ी मतलब चीज़ें, मैं इस तरह नहीं कहता कि करोड़ोंपति बन जाए और लाखोंपति बन जाएंगे आप, जिस तरह से आम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे आपको गोल्डन सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली एक अकाउंट से आप ना स्टार्ट के अंदर, जैसे कि आपका कैलिबर है, अभी आप इतना ज़्यादा सीखे हुए नहीं, आप 30,000 एक अकाउंट से ईजिली निकाल सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। और 2 अकाउंट अगर आपके पास है तो 70,000 भी आपका निकल सकता है। और साथ में अगर छोटी सी रिलेटेड सर्विसेज भी आपको देना आती हैं 10-15 हज़ार की, आप वो भी दे लेते हैं। तो स्टार्ट के 2-3 महीनों के अंदर आपका इतना अगर बन रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। जितनी आपकी फ़ीस है वो फ़ीस आप डबल निकाल लेते हैं।
ठीक है ना। इसमें जो फीस चार्ज की जाती है ई कॉमर्स के अंदर, ये बहुत माइनर होती है। अगर कोई बंदा सही तरीके से लर्न करता है ना, और अपना मेंटोर, अपना जो उस्ताद है उसकी बात को सही फॉलो कर रहा होता है, तो उसको ये फ़ी उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो अपना एक ही महीने के अंदर, एक ही झटके में ये फ़ी उसकी निकल आती है, और आगे जाके वो डबल अर्निंग करता है। तो 60 to 70,000 मैं आपको बता रहा हूँ कि ईजिली निकलता है। 1 से 2 महीने, जो पहला आपका 1 महीना उसमें अगर नहीं भी निकलता, दूसरे महीने में ये 70,000 आपका पक्का है। प्रोवाइडेड दैट फिर कह रहा हूँ कि क्लाइंट हैंड करना आपको आता हो, क्लाइंट पकड़ना आता हो। क्लाइंट पकड़ने के बाद आपको ये मसला तो है ही नहीं कि भाई अकाउंट कैसे चलेगा, ये आपका हेडेक नहीं है। आपने अकाउंट लेना है, उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकली आपने हमें ज्वाइन कर लेना है। और बेशक आप सुबह आएँ यहाँ पे ऑफिस में बैठे हैं, आप लोग काम करें अपना, आपको जो भी मसला होगा क्लाइंट को डील करने में, आप लोग जहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए हैं उनके असिस्टेंस लें, उनसे एक एक चीज़ पूछें। कितने 10 दिन 15 दिन के बाद आपको किसी सवाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की, आपको हर चीज़ का पता होगा, कोई आपको मसला नहीं होगा। फिर आप घर बैठ जाएँ, किसी और जगह बैठ जाएँ, वहाँ पे आप काम करें, कोई इशू नहीं है। तो आपको इतनी बड़ी फैसिलिटी तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको यही कह रहे हैं कि भाई क्लाइंट हंट करें, उसे पकड़ के ले आएँ, यहीं आके बैठ जाएँ। अब क्लाइंट जो भी सवाल करेगा, आपने हमसे साथ बैठे हुए पूछ लेंगे, सर ये सवाल कर रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा। और क्लाइंट के अकाउंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनको प्रोफेशनल किस्म की सर्विस मिल रही है। उसको एक प्रोफेशनल बंदा, आपको एक प्रोफेशनल बंदा डील कर रहा है कि आपने इस तरीके से चलाना है, तो क्लाइंट का अकाउंट भी सही चलेगा, आप भी ट्रेन होते रहेंगे। और कुछ ही दिनों के बाद आप अगर घर में बैठ कर करना चाहते हो घर में कर लें, और कुछ अरसे बाद आप हमें बेशक भूल जाए हमें, आप अपना काम स्टार्ट कर दें, फुल फ्लैज बिजनेस करें उसका, हमें कोई मसला नहीं है। तो आपको इतना कुछ अगर हम तैयार है ना, रेडी हैं प्रोवाइड करने के लिए, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो इंस्ट्रक्शन हम आपको दे रहे हैं उनको लाजमी तौर पे फॉलो करें ना। अगर आपको मैं कहता हूँ हंटिंग करें, आप नहीं करते, आप लिस्टिंग कहता हूँ नहीं करते, आपको कहता हूँ कि आपने प्रेजेंट करना है ग्रुप के अंदर खुद को, और अपने अपने स्किल्स को डिफाइन करना है, और फिर हम अब क्लाइंट बन के आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, और आप इसको भी इग्नोर कर देते हैं, तो फिर नहीं हो सकता इस तरह से। फिर आपकी अर्निंग मैं इंश्योर नहीं करता, आपको नहीं होनी अर्निंग, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आपको ईबे के बारे में कोई आपसे सवाल पूछेगा, आप अच्छा जवाब दे लेंगे, लेकिन आप उसको ये नहीं बता पाएंगे कि मैं अर्निंग, आप ये नहीं कह सकते मैं अर्निंग कर रहा हूँ। अर्निंग हमेशा कन्वर्ट होती है प्रैक्टिकल से। जो प्रैक्टिकल काम आप कर रहे होते हैं वो अर्निंग में कन्वर्ट होते हैं। तो प्रैक्टिकल काम अगर आप नहीं करते और सिर्फ वीडियोज़ ही देखते हैं, और आपको कीबोर्ड और माउस के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं है, कीबोर्ड और माउस आप यूज़ नहीं करते, लैपटॉप पे नहीं बैठते, आप वर्क नहीं करते, अर्निंग नहीं होनी। अर्निंग इसी तरीके से होती है भाई, बात है सीधी सी। आपको क्लाइंट का काम करना है, 12 से 14 घंटे आपने डेली 2-2 3-3 अकाउंट्स चलाने हैं। 12 से 14 घंटे में आपने कुछ सर्विसेज और भी उसके अंदर ऐड अप कर लेनी है, तब जाके आपके पैसे बनना स्टार्ट होंगे, तब आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई मतलब बहुत ईजी काम है और बस ऐसे ही क्लाइंट को मैसेज करेंगे, वो कहेगा ठीक है जी आप हमारा अकाउंट चलाने, इस तरह नहीं होता। कंपटीशन है, हर बंदा यहाँ पे जो है ना ईबे सीख रहा है, और वो हर बंदा अप्रोच कर रहा है क्लाइंट्स को कि जनाब आप हमारे लिए जो है ना हमें प्रोवाइड करें अपना अकाउंट। तो वो आपको क्यों करेगा, वो तो उसी बंदे को प्रेजेंट करेगा जिसको लगेगा कि इस बंदे के अंदर कुछ है। तो ये वाला स्किल जो है ये तब आपके अंदर आएगा जब आप फॉलो करेंगे हमें, हमारी इस बात को फॉलो करेंगे। मैंने अच्छी चीज़ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता भी दी है क्लाइंट के बारे में, जनरल लेक्चर भी आपको दूंगा सबको, मेरे यूट्यूब पे आएंगे लेक्चर्स के क्लाइंट के साथ किस तरह डील करना है। लेकिन इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव स्ट्रेटजी है ना, वो यही है कि आप आएँ, बताएं कि जी मुझे ये स्किल आता है, मैं नीचे क्वेश्चनिंग शुरू कर दूंगा, मैं आपको टेस्ट कर लूँगा, फिर मैं आपको बता दूंगा, फिर हम इनबॉक्स कर लेंगे, बेशक मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपने ये गलती की है, क्लाइंट को ये कहना, ये नहीं कहना, ये कहना, ये नहीं कहना। तो ये वाले स्टूडेंट्स, अगर लेट्स सपोज जो स्टूडेंट्स खुद को प्रेजेंट करते हैं, तो हम कम से कम उनका इतना ख्याल रखते हैं कि उनको हम कहते हैं कि ठीक है यार आप क्लाइंट से बात कर लो, अगर कोई आपको चीज़ मुश्किल लगेगी तो हम एड्रेस कर लेंगे, हम बात कर लेंगे आपके बिहाफ पे। तो हम इतनी भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो बंदा ग्रुप में भी नहीं आएगा, पोस्ट भी नहीं करेगा, उसने हंटिंग भी नहीं की, लिस्टिंग भी नहीं की, वो अगर 10 दिन बाद कहेगा ना कि सर क्लाइंट आ गया और मैंने उससे किस तरह से बात करनी है, तो उसका कोई जवाब नहीं बनता कि हम उसको एड्रेस करें और उसके लिए पेन लें। पेन बंदा उसके लिए लेता है जो पता होता है कि यार इसने A to Z फॉलो किया, हमें A to Z हमारे साथ चला, ये बंदा, इसको चलाना चाहिए। तो ज़रूरी यही है कि अगर आपने हमारी सपोर्ट लेनी है, हमारी वो सारी चीज़ें वो करनी है, तो कोशिश करें कि आप लोग सही तरीके से उसको फॉलो करें, सही तरीके से आप हमारी बात को फॉलो करें, जिस तरह हम कह रहे हैं हमारी इंस्ट्रक्शन को। और जो लोग इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे, यकीन रखें हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि उनसे कुछ भी नहीं होना ईबे में। तो आप सब लोग जो भी ये लेक्चर सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं या अभी लाइव सुन रहे हैं, वो आज से ही ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है। ग्रुप का लिंक भी नीचे मैं दे दूँगा और पेज भी लाइक कर लें, और कोशिश करें कि खुद को प्रेजेंट करें, खुद को प्रेजेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको एड्रेस करूँगा।
तो फिर मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप जो है ना अच्छी अर्निंग करेंगे इससे। लेकिन अगर आप जो लोग नहीं प्रेजेंट हो सकते, उन जिनको है मसले मसाइल हैं प्रेजेंट होने में, तो अगर जिस बंदे को शर्म आती है ना तो यकीन रखें ई कॉमर्स ना करे वो। ई कॉमर्स में जिगरा बड़ा करने करके खुद को प्रेजेंट करना पड़ता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ता है। कोने में छुपे हुए बंदे को कोई नहीं पूछता कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो। यहाँ वही बंदा जो है ना काम पकड़ता है जो सामने किसी जिसको नज़र आ रहा होता है। तो आपको नज़र आना चाहिए, ये मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। आपने आज से ही ये काम स्टार्ट कर देना, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आज से ही ये काम स्टार्ट करें। जो हमारे सेशन के अंदर इंक्लूड नहीं है, जो मतलब यूट्यूब पे एज अ व्यूअर हमें देख लें, वो भी कर सकते हैं इसको, वो भी मुझे जो है ना टैग कर सकते हैं, मैं उनको भी गाइड कर लूँगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन मेक श्योर करना लाजमी है। अगर आप लोगों का अभी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ लें।